हेलो गाइज, माई सेल्फ भरत पवार और आज हम वापस हाजिर हो गए आपके बीच में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही बिकॉज ऑफ जो लैपटॉप था वो बिगड़ गया था। फाइनली लैपटॉप ठीक करवा चुके हैं और अब वापस हम आपके बीच में आ चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको 11th 12th आपका जितना भी लैब वीडियोस है, लेक्चर वीडियोस है, आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हो, चाहे आपका कॉलेज का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आपका यूजी पीजी का कोई कॉन्सेप्ट हो, तो उन सब के वीडियो आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है। तो प्लीज़ सभी फ्रेंड को इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं हम आज का दंगल। और आज का जो टॉपिक हमारे पास में है, आपको एक बार आपस में क्विक रिवीजन करूं तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो हमारा आज का जो चैप्टर है, टॉपिक वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आप लोग रेडी हैं? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखा साहब, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे मीनिंग क्या है। मैंने वर्ड बोला यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यहाँ पे मीनिंग क्या है। तो मैंने बोला कि बॉडी का वो सिस्टम जो सेक्स ऑर्गन से बना है और जो नई ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बॉडी का वो सिस्टम जो सेक्स ऑर्गन से बना है और न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। और आप लोग जानते हैं बेसिक चीज़ें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो सब मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग सीधे यहाँ पर टॉपिक पे रुक करेंगे। इससे पहले हम टॉपिक पे पहुँचे, मैं आपको एक बार एक इमेज की तरफ ले जाऊँगा। आप लोग को स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा है वो डायग्राम किस चीज़ का आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे आपको बहुत क्लियर दिख रहा है आपको डायग्राम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या टॉपिक दिखाया आपको, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेम एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और सेम हम एज एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी यहाँ पे पढ़ने वाला है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें समझना टॉपिक है कौन कौन से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, यानी इस चैप्टर में आपका जो ह्यूमन में मेल का जो सेक्स ऑर्गन है, कितने सेक्स ऑर्गन में पार्ट होते हैं, किसका क्या रोल होता है वो हम डिस्कस करेंगे। और सेम कहानी फीमेल में सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं और उनके कौन कौन से प्रोग्रामिंग होते हैं वो मैं यहाँ पे पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सामने जो एक डायग्राम आपको मैं दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक डायग्राम अवेलेबल यहाँ पे। तो आप उनको एक बार समझ लीजिए, इनका नाम एक बार एक हो जाए फेमिलियर कि कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो क्या है, यहाँ पे टेस्टिस। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है वॉस डिफेंस, ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ओके, देन पेनिस, ये यूरिथ्रा, ओके, ये सब चीज़ें क्या है, स्क्रोटम। ये सब क्या है कि मेल सेक्स ऑर्गन के पार्ट्स के नाम है। अभी इन सब का डिटेल डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, आप टेंशन ना लें। सेम कहानी पढ़ते फीमेल में तो ओवेरी है, यूटेरस, देन फेलोपियन ट्यूब और सर्विक्स एंड वजाइना। ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मैंने दिखा दी है। ठीक है, तो अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने सेक्स ऑर्गन को कैसे हमने क्लासीफाई कर रखा है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं पॉइंट हमारा फर्स्ट। तो अभी आपने देखा था कॉन्सेप्ट में पीछे कि कौन कौन से सेक्स ऑर्गन, आपको मैंने नाम उनके सबके दिखा दिए थे। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले जो कॉन्सेप्ट हमारे पास में है वो हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सेक्स ऑर्गन जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो हमने यहाँ पे बोला साहब, हमने सेक्स ऑर्गन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक हमने बोला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक हमने बोला सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सबसे बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, हमने बिल्कुल इसके 2 पार्ट कर रखे। कौन सा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इनका मीनिंग क्या है समझिए साहब, इनका पहला पॉइंट। तो अब हम यहाँ पे देखो डिस्कस करें। हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने किसको बोला। ओके, तो मैंने बोला कि फॉर्म द गैमेट, यानी वे सेक्स ऑर्गन जो गैमेट बनाने में हेल्प करते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, सेक्स ऑर्गन में वे सेक्स ऑर्गन जो गैमेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। अगर हम बात करें किसके अंदर, मेल में, किसकी बात करूँ मैं, अगर मैं बात करूँ मेल में, तो मेल में नाम क्या है इसका, टेस्टिस। तो मेल के अंदर टेस्टिस को क्या बोला गया यहाँ पे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला गया। सेम कहानी चलते हैं हम फीमेल में। अगर हम बात करें तो फीमेल में अगर हम बात करें तो वो होती है ओवेरीज। क्या होती है, ओवेरीज, यानी कि फीमेल में जो है ओवेरीज को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में काउंट किया गया। तो हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में होता है टेस्टिस और फीमेल में होता है ओवेरीज। यहाँ तक कहानी क्लियर। चलिए सर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आगे। द मेल गैमेट्स
अब यहाँ पे जो गैमेट फॉर्म होंगे, गैमेट का नाम क्या है, तो गैमेट का यहाँ पे जो नाम है वो है स्पर्मेटोजोन, या हम उसे बोलते हैं स्पर्म सेल। मैं रिपीट करूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट, आपको ध्यान समझिएगा। हमने बोला कि जो मेल गैमेट बनेगा उस गैमेट का नाम क्या होगा, उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजोन। सेम कहानी फीमेल में जो गैमेट बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, ओवम, या उसे हम बोलते हैं एग सेल। यहाँ तक कहानी क्लियर। चलिए अब हम रुक करते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, उसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो अब देखते हैं साहब कौन कौन से यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। चलिए तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप समझिए कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का यहाँ पे मीनिंग क्या है, तो यानी वी सेक्स ऑर्गन जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, गैमेट्स टू हेल्प द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब दोनों गैमेट्स के मिलन में। मैं आपको बहुत बात समझूँ यहाँ पे, तो दोनों गैमेट को मिलाने में जो हेल्प करते हैं, अभी देखा था मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, तो इन दोनों गैमेट को जो मिलाएगा या जो बाकी सेक्स ऑर्गन जो इसको हेल्प करेंगे दोनों को मिलाने में, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। यहाँ तक आने क्लियर। अब मेल में कौन कौन से सेकेंडरी हैं और फीमेल कौन कौन सेकेंडरी हैं, देखो बहुत ही IMP नोट्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं आपके। तो हम बात करेंगे मेल में, तो मेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम आपको बता दूं, यहाँ पे दिख रहे हैं स्क्रीन पे। पहला है एपिडिडाइमिस, दिख रहा है आपको, देन आपको दिख रहा है एपिडिडाइमिस, उसके बाद में वास डिफेंस, उसके बाद में सेमिनल वेसिकल्स, उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद में है बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड्स, एंड उसके बाद में है पेनिस। ठीक है, तो ये क्या थे मेल के, मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे कि मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, उनके नाम बताओ वापस एक बार में, एपिडिडाइमिस, वास डिफेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड्स एंड पेनिस। तो ये क्या थी मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम थे। सेम कहानी चलते हैं फीमेल में, तो फीमेल में कौन कौन से थे, तो फीमेल में है फेलोपियन ट्यूब, देन आते हैं यहाँ पे यूटेरस, वजाइना एंड ब्रेस्ट। तो ये सब क्या होते हैं फीमेल के जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये सब चीज़ें आप अभी डायग्राम पीछे देख चुके हैं। एक बार आपको वापस मैं अगर डायग्राम की तरफ रुक करूँ तो आप देख सकते हो डायग्राम में यहाँ पे, तो यहाँ आपको सब दिख रहा होगा। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स है, पेनिस है, यूरिथ्रा, स्क्रोटम, टेस्टिस, वास डिफेंस फीमेल में, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, ओवेरीज, सर्विक्स एंड वजाइना। ओके, तो ये आपको मैंने इनके एक बार वापस आपको मैंने जो इमेजरी आपको मैंने यहाँ पे दिखा दी है। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ध्यान रखना हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट वो है ये, तो वो है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन की। पहला सवाल है साहब ये बनते कैसे हैं, मेरा जो पहला क्वेश्चन वो ये है कि साहब जो सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप कैसे होते हैं और कैसे चीज़ें सब बनती है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कोई भी बेबी का डेवलपमेंट कैसे होता है, यूटेरस के अंदर ही होता है, वो गर्भाशय में ही उसका पूरा संपूर्ण डेवलपमेंट होता है। तो हमने बोला ड्यूरिंग यूटेराइन लाइफ, जब क्या होता है बेबी क्या होता है गर्भाशय में होता है, क्या होता है वो जब गर्भाशय में होता है उस समय क्या होता है टेस्टीज एंड ओवेरी, ये क्या होता है डेवलप फ्रॉम मीजोडम। आप जानते हैं ना 3 लेयर होती है, एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम। तो यहाँ पे जो टेस्टीज और ओवेरी किसके बने होते हैं, मीजोडम से डेवलप होते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर। चलिए अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ जो हम आगे डिस्कस करेंगे। मेल की अगर बात करें टेस्टिस की, तो जैसे ही बेबी का जन्म होता है, मेल बेबी का जब जन्म होता है उस समय जो टेस्टिस है वो क्या होते हैं पहले एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं और बाद में जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, जो स्क्रोटम है उसके अंदर वो नीचे उतर जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं डिसेंसेस बोलते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं डिसेंस बोलते हैं, यानी कि जो स्क्रोटम के अंदर आपके टेस्टिस उतर जाते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे अगला पॉइंट पे अगला जो पॉइंट हमारे पास में वो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करने वाले सबसे पहले पॉइंट वो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आपको यहाँ दिखा दूँ मैं। तो वो हमारा जो पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे टोटल हम टेस्टिस के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग, टेस्टिस के बारे में, कि जब जो टेस्टिस होता है जिसे हम बोलते हैं हिंदी में वर्षण, तो वर्षण भी एक कवर से ढका होता है, उसे बोलते हैं वर्षण थैली या उसे बोलते हैं स्क्रोटम। तो अब यहाँ पे हम जो पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं टेस्टिस और टेस्टिस में भी स्क्रोटम। तो इस वीडियो में हम लोग स्क्रोटम का डिटेल में डिस्कशन करेंगे और अगले वीडियो में जो हम लोग हैं वो टेस्टिस का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप हो जाएं तैयार। चलिए साहब हमारा जो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे बोला कि टेस्टिस को हमने क्या बोला कि जो नंबर कितना होता है, एक पेयर, यानी मेल बॉडी के अंदर अगर आप पूछा जाए कि नंबर ऑफ टेस्टिस तो कितने बोलोगे, 2, और बोला जाए कि पेयर कितने तो क्या बोलोगे, 1 पेयर। अगर आपको आपस में एक बार यहाँ पे क्लियर करूँ तो जो टेस्टिस है वो संख्या में 2 होते हैं और इनका एक जोड़ा होता है। और इनका जो आकार है, आकार को बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल इसका एग्जाम में बन जाता है कि टेस्टिस का जो आकार है उसकी जो लेंथ है
वो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, उसकी जो बैथ है वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक आने क्लियर। चलिए अब आते हैं यहाँ अगला सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि स्क्रोटम का जो रोल क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये पहले बता कि ये प्लेस ये कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तुमने बोला जो टेस्टिस है क्या होता है, लोकेटेड इन स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोला यहाँ पे कि जो टेस्टिस है बॉडी के बाहर, मेल बॉडी के बाहर पेल्विक पार्ट में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर क्या मिलते हैं, टेस्टिस मिलते हैं, ओके। और उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, या उसे बोलते हैं स्क्रोटल सैक। तो स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक को हिंदी में यहाँ पे बोलते हैं वर्षण थैली। पहली चीज सवाल यहाँ पे बहुत आईएमपी बनता है, सवाल ये बनेगा कि जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर क्यों होते हैं। मैं वापस में रिपीट कर देना यहाँ पे कि जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर क्यों पाए जाते हैं स्क्रोटम में। तो उसका बहुत ही इजी आंसर है, बहुत ही सिंपल आंसर है कि क्योंकि अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर रहेंगे तो बॉडी के टेम्परेचर के अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन है मैकेनिज्म नहीं हो पाएगी, इसलिए जो है टेस्टिस यानी वर्षण बॉडी के बाहर वर्षण थैली यानी स्क्रोटम में पाए जाते हैं, क्योंकि जो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो 2 से लेकर 2.5 डिग्री कम होता है बॉडी के टेम्परेचर से। वापस बताऊँ सिंपल भाषा में, तो बॉडी के टेम्परेचर पे स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, इसलिए जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर स्क्रोटम में होता है, क्योंकि जो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, इसलिए जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं जो बॉडी के बाहर पाउच में होता है। यहाँ तक कहानी क्लियर। चलिए अब हम पढ़ेंगे, हमारा आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो स्क्रोटम है यानी जो ये पाउच है, जो आउटर का पाउच है, वो पाउच बना किसका होता है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे 3 चीज़ें आपको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो एक पढ़ोगे आप लोग यहाँ पे डार्टोस मसल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक आप पढ़ोगे यहाँ पे क्रीमेस्टर मसल्स। ये 2 चीज़ बहुत अहम। डार्टोस मसल क्या होती है और स्पर्मेटिक फेसिया क्या होता है और क्रीमेस्टर मसल्स क्या होती है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए सर, तो अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा होगा और ये डायग्राम आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो स्पर्म है उसमें जो टेस्टिस है, जो टेस्टिस की ये दिख रहा है बीच में ना, ये क्या है साहब आपका, ये टेस्टिस है। तो टेस्टिस की जो बाहर आपको जो दिख रहा है ना, पूरा जो दिख रही है ना कवरिंग है, अगर आपको मैं पूरे दिखाऊँ मैं, ये जो चारों यहाँ दिख रहे हैं लेयर, ये जो चारों 5 लेयर दिख रही है, ये 5 लेयर हैं। ये लेयर क्या आपका स्क्रोटम है, यानी यहाँ पे 4 से 5 लेयर से आपका स्क्रोटम फॉर्म होता है। इनके सबके नाम मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले जो बाहर की लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, स्किन। यानी कि अगर हम बात करें तो किसकी बात करें यहाँ पे कि सबसे बाहर, यानी कि स्क्रोटम की सबसे बाहर की लेयर उसे हम क्या बोलते हैं, स्किन बोलते हैं। और स्किन के नीचे की जो सेकंड लेयर उसे हम क्या बोलते हैं, डार्टोस मसल। अभी हम आपको बताएंगे इसका फंक्शन क्या था डार्टोस का। अब बात में आता है कि डार्टोस के नीचे की जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया। क्या बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया। और उसके नीचे क्या आती है, कैसे बोलते हैं, क्रीमेस्टेरिक मसल्स। क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्रीमेस्टेरिक मसल्स बोलते हैं, ओके। और जो सबसे अंदर की लेयर से क्या बोलते हैं, इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा यहाँ पे, तो ये आपने स्क्रोटम के मतलब कितनी लेयर से बना होता है, यहाँ पे 4 लेयर हैं जो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे डार्टोस मसल, आपका स्पर्मेटिक फेसिया और क्रीमेस्टेरिक मसल, इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से क्या फॉर्म होता है आपका यहाँ पे साहब, स्क्रोटम या फिर वर्षण थैली का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे इन सबके फंक्शन के बारे में कि डार्टोस मसल है इसका अपना क्या रोल होता है और हर एक अपना यहाँ पे अलग अलग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं साहब नेक्स्ट पॉइंट पे, हमारे अगले टॉपिक की तरफ। चलिए तो आपको वापस मैं अपनी मेन स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। चलिए तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे साहब, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो देख रहे हैं कि डार्टोस मसल। क्या बोला यहाँ पे मैंने, डार्टोस मसल और स्पर्मेटिक फेसिया। तो सबसे पहला मैंने बोला कि साहब जो स्क्रोटम है वो डार्टोस मसल और स्पर्मेटिक फेसिया से बना हुआ होता है। तो अब ये डार्टोस मसल का रोल क्या होता है, तो मैंने क्या बोला, रोल ऑफ डार्टोस मसल्स क्या था यहाँ पे, रेगुलेशंस। क्या बोला मैंने कि डार्टोस जो मसल क्या करती है वो टेम्परेचर रेगुलेशंस करती है स्क्रोटम का। क्या बोला मैंने, स्क्रोटम के अंदर जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो सब कौन करते हैं, डार्टोस मसल करती हैं। अब यहाँ पे क्या बताया आपको, अगर कोल्ड सीजन होगा, अगर ठंडी का मौसम होगा, उस समय क्या होगी, जो डार्टोस मसल्स हैं, या अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो स्क्रोटम क्या जाएगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो जिसे बोलते हैं ना सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, पॉइंट समझिए, यानी कि कोल्ड सीजन में जो स्क्रोटम क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जबकि वार्म सीजन, कौन सीजन आपके, वार्म सीजन, कौन सी सीजन, वार्म सीजन, तो क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स। तो यहाँ पे क्या समझ में आपको, यहाँ पे डार्टोस मसल का काम क्या होता है, स्क्रोटम में टेम्परेचर रेगुलेशंस। अगर कोल्ड सीजन है तो क्या हो जाएगा, स्क्रोटम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा,
जबकि अगर कौन सा सीजन है, वार्म सीजन के, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। तो ये कहानी कौन करता है, हमारा साफ डार्टोस मसल्स का रोल होता है। चलिए अब चलते मेरे पास अगला पॉइंट है क्रीमेस्ट्रिक मसल्स। और क्रीमेस्ट्रिक मसल जो है अब हम इसका डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज और, इग्विनल कैनल रीजन, तो ये भी आप समझिए। यहाँ पे दो चीजें हैं, क्रीमेस्टर मसल्स लाइन इनसाइड द वॉल ऑफ स्क्रोटल एंड इग्विनल कैनल रीजन्स। अब इन दो का काम समझिए, क्रीमेस्टर मसल्स अभी दिखाने वाला हूँ आपको मैं, और इग्विनल कैनल रीजन आपको दिखाने वाला हूँ। इन दोनों का काम क्या होता है, यहाँ पे एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस का मीनिंग होता है कि टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में उतारना। जैसे ही बेबी का जन्म होता है तो टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ पे आते हैं, नीचे उतर जाते हैं स्क्रोटम में। तो ये जो कहानी होती है ये इन दोनों का काम होता है। आपको यहाँ पे दिखा दो स्क्रीन पे, आपको आइडिया आ जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो लिख रहे हैं ना, ये जो आपको पिंक जो लाइन दिख रही है, इट इज कॉल्ड इग्विनल कैनल। ओके, और आपको यहाँ पे एरो के द्वारा समझ में भी आ रहा होगा कि इग्विनल कैनल से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके जो टेस्टिस है वो नीचे उतर रहे हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर, बहुत इजी चीज है। मैं आपको रिपीट करूँ बस, यहाँ पे जो इग्विनल कैनल है, ध्यान रखना एब्डोमिनल कैविटी की थोड़ा नीचे की तरफ एक ऐसी पाइप होती है जो क्या करती है, ध्यान रखना, टेस्टिस को बर्थ के समय जो है वो इग्विनल कैनल के द्वारा वो टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर उतारती हैं, उसको एलिवेट करती हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर। चलिए अब वापस चलते हैं हमारी मेन पॉइंट की तरफ, यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे। चलिए साहब, तो अगला हमारे पास में जो एक नेक्स्ट पॉइंट वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर वर्ड लिखा है गुबर्निकुलम। क्या लिखा है यहाँ पे मेरे पास में, गुबर्निकुलम या मेसेनकियम। तो ये इन दोनों का मीनिंग क्या है, तो गुबर्निकुलम का मीनिंग होता है कि जब टेस्टिस कहाँ पे उतर जाएंगे, स्क्रोटम में उतर जाएंगे, तो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस का जुड़ना, टेस्टिस का स्क्रोटम से बाइंड होना, तो एक इलास्टिक, एक फ्लेक्सिबल फाइबर के द्वारा वो जुड़ जाते हैं, जिसमें रिपीट करो वापस, जो आपका टेस्टिस का स्क्रोटम के अंदर एक इलास्टिक फाइबर या फ्लेक्सिबल फाइबर से द्वारा जो जुड़ जाना है उसे हम क्या बोलते हैं, गुबर्निकुलम कहते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर। चलिए अगर आपको नहीं पता तो आपको यहाँ दिखा दे तो डायग्राम के अंदर आपको आइडिया आ जाएगा किसको बोलते हैं। तो आपको देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे जो आपको लिख रही लाइंस, ठीक है, ये जंक्शन है, ठीक है, ये वाला जंक्शन, ओके, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं, गुबर्निकुलम। यानी गुबर्निकुलम एक जंक्शन है जो क्या ध्यान रखना कि टेस्टिस को आपके जो स्क्रोटम सैक की जो वॉल उससे वो अटैच करने में काम आता है। यहाँ तक आने के लिए आपको डायग्राम दिख गया होगा। चलिए वापस चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए अगला हमारे पास में जो पॉइंट ये है वो है स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या आता है यहाँ पे, अगला जो टर्म है वो है स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होती है आप समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बच्चे स्पर्मेटिक कॉर्ड को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहे हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड का मीनिंग क्या है और किसकी बनी होती है। तो हमने बोला एक कॉर्ड मतलब एक लंबी रॉड नुमा स्ट्रक्चर होती है जो क्या होती है, मेडअप ऑफ इलास्टिन फाइबर। क्या बोला, जो इलास्टिन फाइबर और स्पर्मेटिक फेस से बनी होती है। यानी स्पर्मेटिक कॉर्ड एक हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एक रॉड नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसकी जो है इलास्टिक फाइबर और स्पर्मेटिक फेस की बनी होती है। और ये पाइप नुमा जो संरचना है, ये इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो होती है वास डिफेंस है, गोनेडल वेन्स एंड आर्टरीज है, और नर्व्स है और लिम्फेटिक्स है। इतनी सारी जो पाइप्स हैं वो इस एक पाइप से के पास होती है। सपोज ये पूरा एक पाइप है, इस पाइप में क्या होती है, बाकी सब चीज़ें क्या है, पास होती हैं। अगर आपको यहाँ दिखाऊँ स्क्रीन पे तो आपको आइडिया आ जाएगा, डायग्राम देखिए लाइक दिस वन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बिल्कुल आराम से कि ये जो आप देख पा रहे हैं ना, पूरा जो एक बंडल संरचना है, अगर आपको मैं बनाऊँ रिंग बना के दिखाऊँ मैं आपको, तो ये वाला, ठीक है। तो ये एक जो आप देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पे, पूरा जो बंडल देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ तो मेरा कलर क्या रखूँ मैं, ब्लैक रखूँ ना, हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं स्क्रीन यहाँ पे। तो ये जो मैंने जो रिंग बनाया आपके ऊपर, यहाँ पे जो रिंग के नीचे जो पूरा एक सर्कल दिख रहा है ना आपको, जो पैकिंग मटेरियल्स है उसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें पास होती है आपको यहाँ पे दिखा दो वापस एक बार, आपस में इसको रख लेता हूँ। चलिए, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड में अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये चीज़ें रही आपके स्पर्मेटिक कॉर्ड में। अगर हम बात करें तो क्या होती है यहाँ पे, वास डिफेंस है, गोनेडल्स वेन्स हैं, गोनेडल आर्टरीज हैं, नर्व्स है, लिम्फेटिक है, वो सब चीज़ क्या होती है इसके द्वारा होते हुए बॉडी के एब्डोमिनल पार्ट में वो एंटर करती हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर। चलिए, तो अब हमारे पास में आती हैं डिसीज की। नॉर्मल क्या होता है कि सब बच्चों में क्या होता है कि जो टेस्टिस, नॉर्मल क्या होता है कि जब बेबी का जन्म होता है तो टेस्टिस है एब्डोमिनल कैविटी से क्या बॉडी के जो स्क्रोटम में आ जाते हैं। बट कुछ बच्चों में क्या बोला, कुछ बच्चों में टेस्ट इज नॉट डिसेंड रिच स्क्रोटम रिमेन एब्डोमिनल कैविटी टाइम ऑफ बर्थ। यानी कि जन्म के जो समय जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी को छोड़कर स्क्रोटम में नहीं आते हैं, इस केस को बोलते हैं एनडिसेंडेंट टेस्टिस। यानी वे
वह कहानी जिस समय क्या होता है टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर नहीं आते हैं। ओके, और इसकी दो ऑपरेशन है, एक से जो टर्म्स है वो है यहाँ पे आर्कियोपैक्सी, मैंने बोला यहाँ पे आर्कियोपैक्सी। जो आर्कियोपैक्सी जो टर्म है आपको समझिए इसको। आर्कियोपैक्सी का मतलब होता है अगर हम सर्जिकल यानी कि हम अगर ऑपरेशन के द्वारा, क्या बोला मैंने, बाय सर्जिकल प्रोसेस, अगर हम बचपन में उसकी सर्जिकल प्रोसेस में अगर उसका ऑपरेशन करवा के अगर जो टेस्टिस उसको कहाँ स्क्रोटम में लाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्कियोपैक्सी बोलते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर। और ये बस आपके काम का था। आगे जो पढ़ेंगे वो लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और वो हम करने वाले हैं अगला पॉइंट में वो है आपकी कुछ डिसीज़ के बारे में करेंगे स्क्रोटम की, और टेस्टिस का हम स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपको बहुत कुछ मज़ा आया होगा। तो अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, सबको जरूर शेयर करें। थैंक यू। और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमने ओनली फॉर क्या स्क्रोटम को डिस्कस किया। थैंक यू।